नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीजी सेट 2026 4 अक्टूबर 2026 को सीजी सेट का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के डिमांड पर हमने निःशुल्क क्लासेस शुरू करी है। आज का जो ये क्लास है दोस्तों, ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको थ्योरी क्लास दी है, क्लास नंबर 1, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। उसी थ्योरी क्लास के बेस में आज हम करेंगे दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ा था दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता का, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला हमने टॉपिक कवर किया था लास्ट वीडियो में। ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट क्लासेस दिया था दोस्तों। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी सेट करके 2026, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखें वो वीडियो, वो क्लास नंबर 1 से देखिए दोस्तों। पेपर 1 की यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, क्लास नंबर 1 में पढ़ा था, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हमने आज एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए सेट किया दोस्तों। ठीक है, ये देखिए हमने पूरे लेवल्स ऑफ टीचिंग सभी चीज़ें इसमें कवर किया हुआ है। मतलब पहला टॉपिक आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर कुछ बुक आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। जितने भी आपके थ्योरी क्लासेस रहेंगे वो पूरे आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा और हम हर एक टॉपिक के पीछे कम से कम 50 से 100 प्रश्न करते चलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आपके 2000 से अधिक एमसीक्यू हम लोग एग्जाम आते तक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो कि सेट और नेट दोनों के लिए आपके लिए काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्लास नंबर 2 की। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा स्तर पूरी तरह से रटने और तथ्यों को याद रखने पर आधारित होता है? शिक्षण का कौन सा स्तर पूरी तरह से रटने और तथ्यों को याद रखने पर आधारित होता है? ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले को यहाँ पर साथ रखते हुए कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। और इतना जटिल यहाँ पर शब्दावली नहीं है, इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स आपका क्या टर्मिनोलॉजी और वर्ड नहीं है जो आप इंग्लिश मीडियम वाले समझ ना सकें। क्वेश्चन काफ़ी सुलझे हुए से हैं, इसलिए ऑप्शंस यहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण का कौन सा स्तर पूरी तरह से रटने और तथ्यों को याद रखने पर आधारित होता है? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, पहला लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा था? मेमोरी लेवल। तो स्मृति स्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, सी आंसर इसका सही है दोस्तों, स्मृति स्तर, जहाँ पर हमको पॉइंट को या कंटेंट को याद रखना पड़ता है, रटन पद्धति पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा है, कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक छात्रों के बीच में प्रश्न पूछते हैं। पढ़ाने के समय पूछ रहा है। ठीक है, शिक्षक छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछता है। ये किस प्रकार का क्या है? मूल्यांकन है, किस प्रकार का वैल्यूएशन है दोस्तों? ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, प्रश्नात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मानक संदर्भित मूल्यांकन, नॉन रेफरेंस असेसमेंट, या नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? आपको बताया था मैं कि पढ़ाते समय ये ड्यूरिंग वाली प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, तो ये किस में होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे बोलते हैं, और जो अंत में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो सत्र के अंत में होता है वो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, और जो कंटिन्यू चलते रहता है ना, क्लास के दौरान या आपके सेशन के दौरान, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। लेकिन इन द एंड होने वाला जो आपका ग्रेडिंग प्रदान करता है, जो आपका रिजल्ट बताता है, वो आपका समेटिव कहलाता है। और हमने देखा था मानक संदर्भित मूल्यांकन, नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस क्या होता था? जिसमें आपको तुलना किया जाता था, तुलना करके परसेंटाइल दिया जाता था, परसेंटेज दिया जाता था। ये आपका व्यापम की जो परीक्षाएं हो गई, जिसमें आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, है ना, उसमें कट ऑफ के हिसाब से आपका रैंकिंग दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है। और एक क्राइटेरिया बेस्ड था, जैसे कि आपका सीजी सेट हो गया, तो एक क्राइटेरिया फिक्स है, इसमें 60% लाना है। ठीक है, ये सीटेट हो गया, जैसे उसमें सीटेट में 60% लाना होता है, तो वो हो गया क्राइटेरियन बेस्ड रेफरेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवी ट्राइपोलर प्रक्रिया है और इसके 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक छात्र अभिभावक, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, स्कूल समाज सरकार, या ब्लैक बोर्ड किताब शिक्षक। सही उत्तर है दोस्तों शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, देखिए जॉन डेवी ने बताया था कि शिक्षण की आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस मतलब कि आपका त्रिध्रुवी प्रक्रिया। ये सभी एक दूसरे से क्या है दोस्तों? इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है।
अभी इसमें एक जो पोल दिख रहा है, जो ध्रुव दिख रहा है, ये आपका हो गया टीचर, शिक्षक, और ये हो गया आपका स्टूडेंट, ठीक। और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, पाठ्यक्रम, जिसको बोलते हैं आपका सिलेबस, ठीक। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन डेवी ने बताया था। और कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि किसी छात्र को किसी विषय में लगातार कठिनाई हो रही है, यदि किसी छात्र को किसी विषय में लगातार क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो उसकी कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, योगात्मक टेस्ट, रचनात्मक टेस्ट, नैदानिक टेस्ट या उपलब्धि टेस्ट। तो भाई आपको भी समस्या है कुछ, मान लो शरीर में कोई समस्या है, तो आप लोग भी डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उसी प्रकार अगर कोई बच्चे को किसी विषय, किसी सब्जेक्ट में लगातार कठिनाई हो रही है, तो क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा और इसमें पता लगाया जाएगा कि क्या समस्या है, जो बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है या सही ढंग से कर नहीं पा रहा है। और इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, रेमिडियल टीचिंग देते हैं, जहाँ उसे सुधार करके सिखाया जाता है उस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पूरी तरह से छात्र केंद्रित होती है, लर्नर सेंटर्ड है, जिसमें छात्र एक खोजकर्ता बनता है, ठीक है। ऑप्शन है लेक्चर मेथड, जिसे व्याख्यान विधि कहते हैं। दूसरा हेuriस्टिक, जिसे खोज विधि कह रहे हैं। अब खोज विधि यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन प्रश्न में हमेशा आपका हेuriस्टिक मेथड ऑप्शन में रहेगा। यहाँ पर आंसर इसका बी ही सही है दोस्तों। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था क्लास नंबर 1 में कि खोज आधारित जो आपकी विधि है वो उसको हेuriस्टिक मेथड कहते हैं, जहाँ बच्चा आपके छात्र केंद्रित होकर के चीज़ों को फाइंड आउट करता है, सॉल्यूशन करता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण के चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं, इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस के आधार पर यह ऑप्शन चुना गया है। जैसे जैसे हम वीडियो और हमारा बढ़ते जाएगा, कंटेंट तैयार होते जाएगा, साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, तो हम लोग कूट वाले प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि व्यापम का भी क्या हो गया दोस्तों, पूरा कूट वाले प्रश्न पर आधारित ही सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंटेंट आपको समझ में आ गया है, जो चीज़ें हैं आपका एक बार सभी चीज़ नॉलेज क्लियर हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करेंगे लास्ट में, है ना। और उसमें हम लोग कोट वाले प्रश्न भी करते चलेंगे। अभी आपका क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है और साथ ही साथ आपका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में कौन सा कथन सही है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि हम लोग कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे 60 डेज़ की क्लासेस देंगे दोस्तों। संडे वगैरह आपको या कोई दिन इमरजेंसी हो गया उस दिन क्लासेस नहीं रहेंगी। बाकी पूरे आपको हमारा टारगेट है कि 16 डेज़ में इसको अपन कंप्लीट करें और 60 डेज़ आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे हम लोग वीडियो भी प्रोवाइड कराएं। थ्योरी प्लस MCQ के माध्यम से पूरी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी दोस्तों, ठीक। चलिए देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ये शिक्षक केंद्रित होता है और इसमें छात्र केवल सुनता है, ये तो पूरी तरह से गलत है। ये शिक्षक केंद्रित नहीं होता, ये आपका छात्र केंद्रित होता है और इसमें छात्र ही इसमें मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, एक्टिव रहता है। इसका प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था, नहीं। ये रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब कि इसका प्रतिपादन हंट ने किया था दोस्तों, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा, ये छात्र केंद्रित होता है और इसमें आलोचनात्मक सोच व समस्या समाधान शामिल होता है, यही इसका आंसर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें केवल तथ्यों को रटने पर बल दिया जाता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तथ्यों को रटने पर बल आपका मेमोरी लेवल में दिया जाता है, पहला लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा संचालित स्वयं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा संचालित स्वयं का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में ऑनलाइन पहुंचाना, केवल शिक्षकों को ट्रेनिंग देना या निजी स्कूल को फंड देना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों तक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में ऑनलाइन पहुंचाना। आपको भी ये प्रश्न भी मैं आपको कर रहा था, स्वयं के बारे में बताया था कि स्वयं भारत सरकार का एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है, जिसमें आपके सभी लोगों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त में ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे यहाँ पर हर सब्जेक्ट का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराना प्रयास कर रहा हूँ, उसी प्रकार से स्वयं भी आपको भारत सरकार के द्वारा संचालित एक फ्री ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा जिसमें छात्रों को रैंक या परसेंटाइल जैसे कि नेट हो गया, IIT JEE दी जाती है, उसका तुलना आपस में की जाती है, वह किसका उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रैंक देना या परसेंटाइल देना, ठीक है। ऑप्शन देखिए, क्राइटेरिया रेफरेंस, जिसे मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, या सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन में आपका क्या है दोस्तों, परसेंटाइल निकाला जाता है या रैंक दिया जाता है या कट ऑफ के हिसाब से ही उसका चयन होता है दोस्तों, है ना। जैसे नेट हो गया, आईआईटी जेईई, ये सब में आपका क्या होता है, रैंकिंग दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण की परियोजना विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रतिपादक कौन है, जिसमें छात्र व्यवहारिक रूप से ग्रुप में काम करके सीखते हैं। ये छात्र केंद्रित मेथड है दोस्तों, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंदर ही प्रोजेक्ट मेथड भी आता है और आपका ह्यूरिस्टिक मेथड भी आता है और एक आपका डिस्कशन मेथड भी आता है। तीन मेथड जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक प्रोजेक्ट मेथड, दूसरा ह्यूरिस्टिक मेथड, तीसरा डिस्कशन मेथड। लास्ट क्लास में सभी चीज़ों को मैं आपको डिटेलिंग से बताया हूँ, ठीक है। ऑप्शन देखिए, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, जॉन हर्बर्ट या B.F. स्किनर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक। मैंने बताया था प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है, आपका किलपैट्रिक है। याद करने का तरीका दोस्तों, जैसे इनका नाम है किल, तो आप निकाल लीजिए किल करना है, और किल मतलब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया तभी आप किल करेंगे, ठीक है। मतलब एक आपको प्रोजेक्ट मिला है किल करने का, किल प्रोजेक्ट, किल प्रोजेक्ट, ऐसे करके आपको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है ताकि आपको याद रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न कई क्वेश्चन दो बार एटलीस्ट आपको पढ़ना है, तब जाके ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना। सभी छात्रों के लिए एक ही कठोर शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। भाई सभी छात्रों को एक ही कठोर शिक्षण विधि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरा है धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं भाई मेधावी छात्रों पर क्यों ध्यान देंगे, है ना। सबको आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेके चलना रहता है टीचर को। तो ये ऑप्शन है सी सही है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट है सीबीसीएस प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है जो उच्च शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। कोर बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्राइटेरियन बेस्ड या क्लास बेस्ड। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपको पिछली क्लास में सभी चीज़ें बताया हूँ और उसी के आधार पर यहाँ पर एमसीक्यू हमने सेट किया है ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए हैं सेट नेट में उसको भी मैं अभी लिया हूँ, आगे प्रश्न उसको भी देखेंगे दोस्तों, तो वो भी कवर हो जाए एक साथ, ठीक है। सभी चीज़ें एक साथ कवर होते चलेंगी तो अपने पास प्रेशर नहीं रहेगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी होते चलेगा साथ ही साथ, ठीक है। तो अपना यही टारगेट है कि थोड़ा थोड़ा हर एक दिन पढ़ते चलना है और आपका पता नहीं चलेगा कि 2 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया। स्पेशली मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या है दोस्तों, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आपको बताया था इसमें छात्र अपनी जो पसंद की विषय चुन करके आज़ादी से अंक के स्थान पर इनको क्रेडिट मिलता है। मतलब कि छात्र इसमें अपने पसंद वाले विषय को चुनेंगे और उसी के आधार पर ही इनको, मतलब जो भी इनका रिजल्ट आता है उसी के अंकों के स्थान पर इनको क्या मिलता है, क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, जो मार्क्स की जगह इनको क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, जो थॉर्नडाइक है सीखने के नियम के अनुसार यदि छात्र मानसिक रूप से नया विषय सीखने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। ये कौन सा नियम है दोस्तों, अगर थॉर्नडाइक को सीखने के नियम के अनुसार यदि छात्र मानसिक रूप से नया विषय सीखने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, ये कौन सा नियम है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ यूज। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या आपका उपयोग का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। अब ये थॉर्नडाइक का जो नियम है दोस्तों, ये क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि सीखना तभी संभव है जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो। आप जबरन उसको नहीं सिखा सकते, है ना। इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के आपको जबरन वो चीज़ कराया जाएगा तो उसका आपका सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला, है ना। जब कर्मचारी भी हो गए सीखने के लिए तैयार महसूस करते हैं तो ये तैयार ना होकर के तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक संतुष्टि के साथ देखने को मिलता है। या आपका कर्मचारी छोड़िए, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ आप सभी को याद है, लेकिन उसके माता पिता उसको ज़बरदस्ती का क्रिकेट खिलवा रहे हैं, तो जिसमें इसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें वो जाएगा ही नहीं। जो इंटरेस्ट का चीज़ होता है बच्चों को वो कराना चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आपका बच्चों को 11th में ज़बरदस्ती का बायोलॉजी दिलवा देते हैं। बच्चा हो सकता है मैथ्स का इंटरेस्टेड हो, मैथ्स में, या हो सकता है बायोलॉजी अच्छा हो, पढ़ने का इच्छा हो, तो वो आपको उसके पेरेंट्स उसको मैथ्स दिलवा देते हैं, है ना। या हो सकता है कि उसकी कुछ और करने की रुचि हो, कुछ और इंटरेस्ट हो, तो बिना इंटरेस्ट के ना कोई भी काम नहीं करना चाहिए,
हर एक क्षेत्र में आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका है दोस्तों, तो आप उसमें सफल जरूर से होंगे। ठीक है, तो इसे याद रखना दोस्तों। हालांकि ये आपके शिक्षक भर्ती में भी ये थॉर्नडाइक के नियम जो होता है, थॉर्नडाइक जो है आपका कौन थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है ना। सीडीपी की भी क्लासेस हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, बता देता हूँ। शिक्षक भर्ती और सीटेट के लिए भी वर्तमान में जल्द ही शुरू हो जाएंगे, इसमें भी ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अपने मित्रों या आपके जो भी पहचान है उनको भी बता सकते हैं कि हम लोग सीडीपी और शिक्षक भर्ती की भी यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करवाते हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से ही, आप लोगों के सपोर्ट से ही दोस्तों हम यहाँ पर कंटेंट बना करके आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जो हमको आता है, जो अपना ज्ञान है आप लोगों को यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए थॉर्नडाइक कौन है, देखिए थॉर्नडाइक में बता दिया एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और उनके द्वारा प्रतिपादित कौन सा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर का थ्योरी। इसमें से आपका 3 प्राथमिक नियम से पहला नियम कौन सा है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यूजीसी। यूजीसी नेट में आया प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, एक शिक्षक के लिए शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, परीक्षा में छात्रों को अच्छे अंक दिलाना, या फिर छात्रों के सोचने और सोचने की जो क्षमता है, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना, या कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति ये सब चीज़ों को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उससे ये आंसर बन जाएगा दोस्तों, है ना। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिक्षण का जो वास्तविक उद्देश्य छात्रों का संज्ञानात्मक विकास करना है, ना कि केवल सिलेबस को पूरा रटाना या आपका पूरा करना। छात्रों में स्वतंत्र सोच का विकास ही करना प्रभावी शिक्षण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो उनका जो सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना है, ये सभी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सीजी सेट में आया हुआ प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का सबसे सही रूप में दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन है, पहले नियम या सिद्धांत बताना, फिर उसे उदाहरण देना। दूसरा है, पहले विशिष्ट उदाहरण देना, फिर उनके आधार पर एक सामान्य नियम बनाना। तीसरा है, छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक को याद करने को कहना। या चौथा है, शिक्षक द्वारा केवल ब्लैक बोर्ड पर व्याख्यान देना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड बोलते हैं जिसे। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। देखिए पहले विशिष्ट उदाहरण देना, फिर उनके आधार पर एक सामान्य नियम बनाना। विशिष्ट से सामान्य क्यों करना है, याद रखेंगे, हमेशा ये प्रश्न आता है दोस्तों, आपका सेट में भी आएगा, नेट में भी पूछता है, और साथ ही साथ आपका शिक्षक भर्ती आपका सीटेट में भी ये प्रश्न करता है। एक बार समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। याद रखें, इंडक्टिव आगमन विधि, आगमन मतलब आपका हो स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू आपको जनरल, इसे याद रखना है। मतलब कि आपका हो गया विशिष्ट से उदाहरण की ओर। ठीक है, विशिष्ट से आपका उदाहरण की ओर, और इसमें दोस्तों उदाहरण से आपका क्या बन रहा है, नियम बन रहा है। किसमें, आगमन विधि में। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम बनेगा और स्पेसिफिक टू जनरल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर लिख लेता हूँ यहाँ पर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, जबकि आपका डिडक्टिव मेथड जो होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों, उसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, जो आपका डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नियम से उदाहरण, पहले नियम को लेंगे और उसके बाद उससे उदाहरण देंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोनों मेथड को याद रखना है। प्रश्न पूछा है कि आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का सबसे सही रूप क्या है, पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे और उनके आधार पर एक सामान्य नियम बनाएंगे, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जबकि डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव मेथड जिसको हम बोलते हैं निगमन विधि, है ना, निगमन विधि, इसमें आपका नियम, निगमन मतलब नियम, नियम से उदाहरण। ठीक है, निगमन मतलब नियम, समझ लीजिए ऐसा, ना से ना, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में छात्र प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के प्रदर्शन से की जाती है। अब तुलना करने की बात कर रहे हैं तो आपको पहले बता दी हूँ, जब भी तुलना करना है दोस्तों, है ना, क्या बोल रहा है, प्रदर्शन की तुलना कर रहा है, मतलब कि जब भी आप भी एग्जाम देते हैं दोस्तों, और एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ डिसाइड होता है, परसेंटाइल बनता है, तो तुलना करके ही बन रहा है दोस्तों, इसका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। जबकि क्राइटेरिया फिक्स्ड है दोस्तों, जैसे आपका सीटेट में क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि 82 मार्क्स लेके ही आना है, 82 मार्क्स, सीटेट का एग्जाम हो गया, 82 मार्क्स जो लाए हैं, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उन लोग क्वालिफाई होंगे, तो ये मानदंड है, क्राइटेरिया फिक्स है इसका, तो ये हो गया आपका सीटेट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, अंत में होता है, अंत में होता है सत्र के। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, समेटिव इवैल्यूएशन सत्र के अंत में होता है। और नॉर्म रेफरेंस जो है दोस्तों, नॉर्म रेफरेंस
ये आपका क्या बता रहा है, तुलना करके छात्रों का प्रदर्शन बता रहा है। इसी के हिसाब से आपको ग्रेडिंग दिया जा रहा है, इसी के हिसाब से आपका परसेंट बन रहा है, इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है। और फॉर्मेटिव क्या होता है इवैल्यूएशन, ये तो पूरे साल भर चलता है, ठीक है, क्लास के दौरान चलता है, पूरे सत्र के दौरान चलता है, तो वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि किस मूल्यांकन प्रणाली में छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के प्रदर्शन से की जाती है, तो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट है सी सेट में आया हुआ प्रश्न है, शिक्षण के दौरान ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन छात्रों को सीखने की कठिनाइयां और प्रगति की निगरानी करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बोल दिया दोस्तों, मैं बोला ना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस समय क्या चलेगा, आपका प्रश्नात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने की कठिनाइयां उनकी प्रगति भी पता चल रही है, निगरानी करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है। देखिए शिक्षण के दौरान लिखा है साफ साफ, शिक्षण के दौरान ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन छात्रों को सीखने की कठिनाई और उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण के स्तरों के सही तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा शिक्षण के स्तर का। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला आएगा स्मृति, उसके बाद होगा आपका अवबोध और तीसरा होगा आपका चिंतन स्तर। मतलब कि सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, और तीसरा हो गया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी को किसने दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर या स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन, जबकि रिफ्लेक्टिव हंट, ठीक। ये तीनों को याद रखना है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग, ये थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वयस्क शिक्षार्थियों जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है जो उन्हें किशोर शिक्षार्थियों से अलग करती है। आप सभी अभी पढ़ रहे होंगे दोस्तों, इस फेस में आ चुके होंगे कि सभी एडल्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ही सोचिए कि आप लोगों की क्या प्रमुख विशेषता होगी जो किशोर शिक्षार्थियों से अलग करती है। तो पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर होते हैं नहीं, आप लोग अपने तरीके से भी पढ़ते हैं, आप लोग किताब पढ़ के पढ़ते हैं, आप लोग कुछ हद तक शिक्षकों से भी पढ़ते हैं, है ना। वह सामाजिक रूप से बहुत अपरिपक्व होते हैं नहीं, ये आपको पूरा समाज का समझ है कि आपको किस प्रकार से उठना बैठना और बोलना है सबसे, है ना। वह स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड और उद्देश्य उन्मुख होते हैं, या फिर उन्हें किसी प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता तो सबको होती है, ये गलत है दोस्तों। और पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर ये भी नहीं होते, वे समाज रूप से बहुत अपरिपक्व ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। आप सभी क्या हो गए, सेल्फ डायरेक्टेड हो गए और उद्देश्य उन्मुख भी हो गए। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको अपने भविष्य के लिए आपको खुद चयन कर सकते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। जिस प्रकार से आप अभी जैसे मुझसे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने सर्च करके ही पढ़ा होगा कि हाँ सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करा देंगे, तो आप लोगों का क्या है, सेल्फ डिसीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अलग बनाती है अपने किशोर शिक्षार्थियों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एड्स का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या होता है। कक्षा में छात्रों का मनोरंजन करना, दूसरा शिक्षक के काम के बोझ को कम करना, तीसरा अमूर्त और कठिन अवधारणाओं को छात्रों के लिए आसान और सुलभ बनाना, या स्कूल में आधुनिक तकनीकों का दिखावा करना होगा नहीं, छात्रों मनोरंजन कराना नहीं, शिक्षकों के काम का बोझ भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्री, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट हो गया, चार्ट हो गया, या कोई वीडियो है, किस लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि जो कठिन सिद्धांत हैं जो किताबों से समझ नहीं पाते उन्हें छात्र को आसानी से दिखा करके समझा सके, ठीक है ना। चार्ट पेपर का उपयोग करते हैं या विभिन्न विभिन्न टूल्स का उपयोग करके बच्चों को समझाने के लिए, जो कठिन कॉन्सेप्टों को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है सभी चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा के अंतर्गत है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए डीटीएच चैनल उपलब्ध हैं। कितने चैनल हैं, 12 डीटीएच चैनल, 24 डीटीएच चैनल, 34 से अधिक डीटीएच चैनल वर्तमान में संख्या अपग्रेड की गई है, या फिर 50 डीटीएच चैनल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, 34 डीटीएच चैनल वर्तमान में चल रही हैं, और अपडेट हुई होंगी तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन 34 आपका जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका 34 डीटीएच चैनल के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है, भारत सरकार की एक पहल है जो कि आपका GSAT-15 है ना, एक सैटेलाइट है GSAT-15। इसका उपयोग करके 24/7 मतलब हर दिन 24 घंटा आपको देश भर में शैक्षणिक चैनल के सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जहाँ पे आपको ज्ञान प्रोवाइड किया जा रहा है शैक्षणिक कार्यक्रम का, ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार व्यवधान उत्पन्न करता है तो शिक्षक के रूप में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी।
छात्र को तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसे कड़ी शारीरिक या मानसिक सजा देंगे। कक्षा के बाद छात्र से अकेले में बात करेंगे और उसके व्यवहार के पीछे कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। या प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करके उसे स्कूल से निष्कासित करेंगे। ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, सही है। तो उस बच्चे से अकेले में जाके बात करेंगे और इस व्यवहार के बारे में कारण पूछेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उसे रेक्टिफाई भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है। देखिए, आधुनिक जो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक और मनोवैज्ञानिक की भूमिका दोनों निभाता है। जो एक शिक्षक है, आप सभी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या टीचर बनेंगे, आप भी एक मार्गदर्शक ही रहेंगे और एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका भी निभाएंगे अपने बच्चों के लिए। किसी भी नकारात्मक व्यवहार के पीछे की वजह को जानने का प्रयास करेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, सुधारात्मक कदम उठाने की प्रयास करेंगे। और यही शिक्षण की पद्धति है, टीचिंग की क्या है, नेचर है, यही आपका मेथड है कि किसी बच्चों को डायरेक्टली जा करके अपने प्रिंसिपल के पास नहीं ले जाना है, उसे बाहर नहीं निकालना है, उसे शारीरिक दंड नहीं देना है, बल्कि अपने को जानना है कि उसके पीछे का कारण कि बच्चे ने ऐसा क्यों कर रहा है ना। और वो भी इसे अकेले में जाकर के, सबके सामने करेंगे तो फिर इंसल्ट हो जाएगा उसका, इसलिए अकेले में जाकर के आफ्टर द क्लास उसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, और उसे क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है सीजी सेट। आया वो प्रश्न है, अधिगम लर्निंग का सबसे उपयुक्त वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अधिगम लर्निंग का सबसे उपयुक्त और वास्तविक अर्थ क्या होता है। केवल परीक्षा के लिए तथ्यों को याद रखना, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों। मैं आपको बताया हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन ही मुख्य शिक्षण की क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। ठीक है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना ही बच्चे का क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, किसी विषय का बहुत बड़ा विद्वान बन जाना, केवल रोजगार प्राप्त करना हो, ये होना, ये नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से मैं कैंसिल कर रहा हूँ उस प्रकार से आपको भी वहाँ पर सभी ऑप्शंस को पढ़ करके आंसर लेना है दोस्तों। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी जिस आंसर को हम लगाते हैं और इससे भी ज़्यादा सटीक आंसर हमें ऑप्शन आंसर मिल जाता है परीक्षा में। इसलिए सभी प्रश्नों को पढ़ना है 2 बार एटलीस्ट, और 2 बार नहीं तो 1 बार कम से कम सभी ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा होता है। एक प्रभावी कक्षा का वातावरण सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है। कक्षा में पूर्ण रूप से सन्नाटा और कड़ा अनुशासन। अरे भाई बिल्कुल गलत है ये तो। विभिन्न प्रकार की बहुत महंगी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, ये भी गलत है। शिक्षक और छात्रों के बीच जीवंत और निरंतर अंतःक्रिया, लाइवली टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड पर सुंदर लिखावट कोई मतलब नहीं है। सुंदर कितना, आप देखें डॉक्टर की राइटिंग कितना बेकार लिखते हैं, कोई समझ नहीं पड़ पाता। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लिखते कैसे हैं। हाँ, वो परीक्षा में पास होने के लिए ज़रूरी है, जो खास करके आपके स्कूल और कॉलेज में कि अच्छा राइटिंग में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, या सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम देंगे तो राइटिंग अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही ज़्यादा सुंदर लिख रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आना चाहिए, बस ये चीज़ें हैं। तो कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए वातावरण जो सबसे अनिवार्य है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है निगमन विधि, जिसे हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, अभी बताया था मैं, है ना। अंतर्गत शिक्षण का प्रभाव किस दिशा में होता है। विशिष्ट से सामान्य, भाई विशिष्ट से सामान्य कौन सा होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। आगमन विधि मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेसिफिक टू जनरल क्या होगा, ये होगा आपका इंडक्टिव। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, यस यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या डिडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलते हैं, यही आंसर इसका डिडक्टिव मेथड ये हो गया, जिसमें हम लोग नियम से उदाहरण की ओर, चलते हैं। मतलब कि जनरल टू स्पेसिफिक, उदाहरण से नियम नहीं हुए, उदाहरण से नियम तो आपको इंडक्टिव ही हो जाता है, और अज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, उदाहरण से हम लोग नियम की ओर चलते हैं, और जनरल नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर चलते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। वहीं डिडक्टिव में क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक और साथ ही साथ नियम से उदाहरण। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉग्निटिव डोमेन मतलब होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता है दोस्तों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, है ना। ये देखिए, तो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, इसे मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन हमने एडिटर को बताया था कि ये क्वेश्चंस भी ऐड करना है, उसने अभी ऐड कर दिया इसमें, बाद में इसको ऐड करना था, पर ठीक है, इसे बाद में भी देख लेंगे, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न है कि कॉग्निटिव डोमेन में अंतर्गत जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसमें सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है। ठीक है, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण या इवैल्यूएशन, जिसे हम लोग बोल रहे हैं मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये बता देता हूँ आपको, जो आपके बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने संज्ञानात्मक डोमेन में
आपका जो हायरार्किकल जो होता है, जो पदानुक्रम बोलते हैं जिसे, उसमें नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार से रहता है ये आपको बता देता हूँ मैं। ऐसा उन्होंने बताया था दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कॉग्निटिव डोमेन उनका। पहला जो लेवल है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पहला जो है दोस्तों सबसे नीचे स्तर है, उसको बोलते हैं हम लोग ज्ञान, ठीक है। दूसरा हो गया आपको ज्ञान मतलब कि नॉलेज, ठीक है। दूसरा जो हो गया वो आपका कौन सा है दोस्तों, याद रखेंगे इसे, ये परीक्षा में पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अवबोध। अवबोध जिसे हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। तीसरा एप्लीकेशन जिसे अनुप्रयोग बोलते हैं, एप्लीकेशन। चौथा जो हो गया आपका विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस। और इसके बाद लास्ट होता है आपका मूल्यांकन, और जो सबसे ऊपर में है मूल्यांकन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया दोस्तों, डी सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, क्योंकि सबसे उच्चतम स्तर पर क्या है, मूल्यांकन ही है। सबसे नीचतम ज्ञान, ज्ञान के बाद अबोध, अबोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण और विश्लेषण के बाद मूल्यांकन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। एक कक्षा परीक्षण क्लास टेस्ट में यदि कोई शिक्षक एक निश्चित कट ऑफ जैसे कि 40% अंक निर्धारित करता है, तो इससे कम अंक पाने वाले छात्र अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन है दोस्तों, मैं बता दिया हूँ। अगर क्राइटेरिया फिक्स्ड है, 40% कर दिया गया है, तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, क्राइटेरियन रेफरेंस, है ना। ये क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, मानदंड है ना, फिक्स कर दिया गया। उससे नीचे जो आया फेल है। जैसे कि आप 100, आप स्कूल में पढ़े हैं, आप 33% वाले जो होते हैं पास होते हैं दोस्तों। 33% के नीचे वाले लोग क्या हो जाते हैं, अगर 32 पॉइंट कुछ भी आए तो वो फेल कहलाते हैं, है ना। और सब्जेक्ट का भी मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड मतलब कि इसको भी आपको देखा जाता है। तो वो तो बात की बातें हैं। 40% यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया और उससे कम आने वाले छात्रों को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, अनुत्तीर्ण कर दिया जा रहा है। तो फिक्स है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरियन रेफरेंस है दोस्तों। नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं जो प्लेटफॉर्म है, अंतर्गत 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सा घटक शामिल है। स्वयं प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सा घटक इसमें शामिल होता है। वीडियो लेक्चर, विशेष रूप से तैयार डिजिटल पाठ्य सामग्री, आत्म मूल्यांकन और ऑनलाइन चर्चा मंच, या फिर केवल किताबें, केवल ऑडियो फाइलें, केवल ऑफलाइन परीक्षा या केवल असाइनमेंट। तो भाई केवल केवल बोल रहे तो ये तो गलत है। शिक्षण प्रशिक्षण, अभिभावक की बैठक, स्कूल का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें तो स्वयं में है ही नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये भी गलत। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें आपका वीडियो लेक्चर भी दिया जाता है, विशेष रूप से तैयार डिजिटल पाठ्य सामग्री भी है, आत्म मूल्यांकन क्विज है ना, सेल्फ असेसमेंट आपका जो टेस्ट है या क्विज है वो हो गया, और ऑनलाइन चर्चा मंच हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है दोस्तों। तो याद रखेंगे स्वयं जो आपका ई लर्निंग कोर्स है, इसमें 4 हिस्से बटे हैं। एक वीडियो का व्याख्यान हो गया, दूसरा आपका जो डाउनलोड प्रिंट करने योग्य रीडिंग मटेरियल हो गया, तीसरा टेस्ट और क्विज, और चौथा आपका शंका समाधान के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता या छात्र अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों से सीख करके किसी जटिल समस्या का हल ढूंढता है। भाई हल ढूंढ लिया, और कब, पिछली गलती और अनुभव से भी सीख करके। ये शिक्षण के कौन से स्तर का काम है, तो भाई चिंतन किया उसने, मनन किया, तभी उसको हंट किया मतलब कि सॉल्यूशन हुआ। क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव। पढ़ा दिया हूँ पहले ही, मैं आपको समझा दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तार्किक सोच, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग विकसित करता है दोस्तों। ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, ये भी नहीं, मूर्त संक्रियात्मक नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सिद्धांत, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं अमूर्त तार्किक सोच करना, परिकल्पनाओं और वैज्ञानिक तर्कों को समझने में वो सक्षम हो जाता है। कब से, 11 ईयर से अबव का बच्चा, ठीक है। जबकि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, 0 to 2 ईयर में आते हैं बच्चे। ये 2 to आपका 4 ईयर हो गया, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और आपका ये 4 से लेकर के 11 ईयर तक का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिनको वो बताया गया एक्चुअल चीज उसी पर ही उन लोग उसमें काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कि रटा रटाया ज्ञान उसी पर इन लोगों को
जो सत्य है वो पता है, उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। जबकि लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम बोल रहे हैं 11 ईयर से अबव, ये जो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा अमूर्त तार्किक सोच करता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग करता है, परिकल्पना करने लग जाता है, सोच उसमें विकसित हो जाती है कि ऐसा हुआ कैसे, ऐसा कैसे होगा, ये सभी चीज़ें। ठीक है, 4 सिद्धांत हैं जिन पे अजय के याद रखेंगे इसे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण की प्रभावशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो शिक्षण की प्रभावशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? शिक्षक का बहुत अमीर पृष्ठभूमि होना बिल्कुल गलत है दोस्तों। शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार और उत्कृष्ट संचार कौशल, मैं बता चुका हूँ, इसको भी कल भी बताया हूँ कि एक शिक्षक का विषय ज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट की मास्टरी होना और अपनी बात को सरल शब्दों में छात्रों तक पहुंचाने का जो कला कम्युनिकेशन है, यही शिक्षण का सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाता है। जैसे मैं आपको प्रयास करता हूँ अपने में जितना भी हो सके आपको जो जनरली जो बोलचाल की भाषा है, जो कम्युनिकेशन की भाषा है, जो सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ों को समझें। देखिए, बुक का जो किताब वाला जो इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे आप मान लीजिए अभी पेपर 1 के लिए किताब खरीद के आएंगे, तो उसमें जो टर्मोलॉजी होते हैं ना, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो बुक में रहता है वो, हम लोगों का प्रयास ये है टीचर का कि हम उसको आपको सुलभ तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं अपने शब्दों में, जिसमें आप जनरली बात करते हैं, जिसको आप जनरली समझते हैं, ताकि आप लोग ईजिली उस चीज़ों को समझ लें। अगर हम लोग भी एक दूसरे टीचर्स के भांति आप लोग को यहाँ पे कठिन शब्दों का प्रयास करें या एकदम थ्योरेटिकल बता दें चीज़ों को, या डेफिनेशन बता दें, तो उससे क्या है दोस्तों, कठिनाई होगी। वैसे भी आपने कॉलेज स्कूल में ऐसे ही पढ़ाई किया होगा जनरली, तो वहाँ समस्या क्रिएट होती है। मुख्य कार्य है हमारा ये कि हर एक चीज़ों को यहाँ पे ईजिली समझाया जाए, प्रत्येक पॉइंट को क्लियर कराया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शिक्षक को अपनी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि, है ना, वैसे भी हर एक चीज़ आज क्या है, कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए, चाहे मैथ्स की हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका यही सब्जेक्ट क्यों ना हो पेपर में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, और आपको जो जो फैक्चुअल चीज़ें वो पता है, तो आपका समझ लीजिए फंडा क्लियर है, आप वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट ठीक क्यों ना हो, चाहे आप मैथ्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, है ना, सोशियोलॉजी वाले हो, हिंदी वाले हो, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है और आपको उसके फैक्ट्स पता हैं, तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। यदि किसी शिक्षक को अपनी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि, जैसे अलग अलग भाषा, जाति या आर्थिक स्तर के छात्र मिलते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? ठीक, बहुसांस्कृतिक और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाते हुए सभी बच्चों को विशेषताओं को सम्मान करना चाहिए, या फिर केवल बहुसंख्यक वर्ग की भाषा और संस्कृति में पढ़ाना चाहिए? कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा के आखिरी बेंच पर बैठा देना चाहिए, या उन्हें किसी दूसरे स्कूल में चलने की सलाह देनी चाहिए? भैया ये तो बहुत पाप हो गया, ये भी गलत है दोस्तों। केवल बहुसंख्यक वर्ग की भाषा और संस्कृति में पढ़ाना चाहिए? नहीं भाई, ठीक है, ये भी गलत है। बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में कैसे पढ़ाएंगे एक आदमी, एक टीचर, और उसकी संस्कृति के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। बहुसंस्कृतिक, देखिए बहुसंस्कृतिक हो गया, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के अपनाते हुए सभी बच्चों को विशेषताओं को सम्मान करना चाहिए। वैसे भी आप सभी को पता है, आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान में जो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, जहाँ बिना किसी भेदभाव के जो सभी प्रकार के जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको एक साथ सिखाया जाता है एक ही छत के नीचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में OHP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री, देखिए सभी चीज़ों को और मैं पढ़ाऊंगा आगे, जो थ्योरेटिकल यहाँ पे आपको नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, इसलिए हम लोग MCQ भी कर रहे हैं कि आपका मान लीजिए थ्योरी में कुछ छूट गया तो आपको यहाँ पे MCQ में करा देंगे, अगर MCQ में छूट गया तो थ्योरी में करा देंगे। ओवरऑल आपको चीज़ें, पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं। 60 डेज में मेरा पूरा प्लानिंग है कि आप लोगों का पेपर 1 में 45 प्लस क्वेश्चंस आपका सही हो दोस्तों, एटलीस्ट 90 नंबर आपका कम से कम आना ही चाहिए, 90 से अधिक नंबर, उसकी मैं तैयारी यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगा अगर आप शिद्दत के साथ रेगुलर होकर पढ़ाई करते हैं। तो OHP का पूर्ण रूप क्या होता है यहाँ पर पूछ रहे हैं। जैसे ऑप्शन है ऑन हेडर प्रोजेक्ट, ओवर हेडर प्रोजेक्ट, ओवर हैंड पेपर या ऑनलाइन हाई प्रोग्राम। सही है दोस्तों इसका आंसर ओवर हेड प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये एक पारंपरिक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। क्या है ये? ट्रेडिशनल ऑडियो विजुअल आपका टीचिंग टूल है दोस्तों, है ना, जिसका उपयोग करके स्क्रीन या दीवार पर ट्रांसपेरेंट शीट को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ओवर हेडर प्रोजेक्ट क्या है, आपने देखा, प्रोजेक्टर को देखा ही होगा दोस्तों, दीवार पर ऐसे एक वाइट कलर का शीट लगा देते हैं और यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, टेलीकास्ट कर देते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, और यहाँ पर चित्र बनता है और आपको यहाँ पे स्पीकर भी लगा रहता है, तो इससे आपको सब कुछ सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो एक प्रकार का क्या है, ऑडियो विजुअल आपका क्या है, ये टूल है, मटेरियल है, और जिसका उपयोग करके हम लोग स्क्रीन या दीवार पर ट्रांसपेरेंट शीट्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को दिखा सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
जब छात्र किसी समूह या टीम में मिल करके जब छात्र किसी भी समूह या टीम में मिल करके किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजते हैं तो इस प्रकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकाकी अधिगम, आइसोलेटेड लर्निंग। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग से हो जाना। जैसे आप लोग कोरोना के समय आइसोलेट कर देते थे, एक कमरे में बंद कर देते थे, तो भाई एक कमरे में बंद कैसे करेंगे? यहाँ पर तो मिलकर काम करना है। आइसोलेट लर्निंग नहीं होगा ये, पहला चीज़ तो। दूसरा है सहकारी संयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग। जी हाँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग इसका सही उत्तर है कोऑपरेटिव। देखिए, सहकारी हो गया और सहयोग से ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर मिल करके काम हो रहे हैं, समस्या का समाधान हो रहा है। रटंत अधिगम, अरे भाई रटंत का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। और निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता। जो लर्नर होते हैं उनकी ये विशेषता है जो उसको सीखने की क्षमता को आंतरिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह क्या होगी? एक लर्नर है, उसकी ये विशेषता जो उसकी सीखने की क्षमता को आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह क्या है? छात्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्र की सीखने के प्रति आंतरिक प्रेरणा और तत्परता, इंटेंसिक मोटिवेशन एंड रेडीनेस। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी। ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, थॉर्नडाइक का नियम के अनुसार यदि छात्र खुद अंदर से सीखने के लिए तैयार है, रेडी है, इंटरेस्ट है, प्रेरित है ना, तभी वो कार्य को कर सकता है। और अगर वो प्रेरित नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे बाहरी साधन प्रभावी ढंग से सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कि छात्र को प्रति आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन खुद से आना चाहिए और वो तत्पर होना चाहिए, उसके में एगरनेस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए सीखने के लिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं? मूल्यांकन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जो छात्र पारंपरिक अंकों को प्रतिशत के बजाय क्रेडिट और अपनी पसंद के अंतर विषय कोर्स चुनने की अनुमति देते हैं? तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी बता दिया मैंने, कि अपनी पसंद और अंतर विषय कोर्स चुनने की अनुमति देता है। ठीक है, और उन्हें क्रेडिट के रूप में परसेंट की जगह क्रेडिट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दिए जाने वाला जो प्रोत्साहन है, शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाला जो प्रोत्साहन है या सुझाव है, उसको क्या कहते हैं? जो छात्र को सही उत्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। पाठ या मचान, सजा, निष्क्रिय अनुकरण या पूर्वग्रह। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसे बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग या प्रोबिंग। पाड़ देना या पाड़ बनाना या मचान बनाना। देखिए, वाइगोस्की को आप जानते होंगे, ये भी एक आपका साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे को सीखने के दौरान वयस्कों या शिक्षक द्वारा दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होता है, बच्चे को जो सीखने के दौरान लर्निंग के समय जो आपके एडल्ट होते हैं, पेरेंट होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होती है या जो भी संकेत होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग या मचान या पाड़ या आपका प्रोबिंग कहा जाता है। याद रखेंगे, सहायता करना, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या मचान बना देना। ठीक है, प्रोत्साहन कर रहा है, सुझाव दे रहा है, एक प्रकार की सहायता ही कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे कम आवश्यक होता है, माना जाता है? ठीक है, लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं है, कम, ज़्यादा, ये सब लिखा रहता है, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार रीड करिएगा दोस्तों। विषय वस्तु का गहन ज्ञान होना, छात्रों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना, अत्यधिक कठोर और दंडात्मक रवैया रखना या स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से संवाद करना। देखिए, नहीं है, कम है बोल रहा है, तो कम तो क्या है, अत्यधिक कठोर और दंडात्मक रवैया रखना ही आंसर इसका होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे भी आप सभी जानते हैं कि आधुनिक शिक्षण में कड़ा डर या शारीरिक कड़ाई करके रखना, डर या आपका शारीरिक दंड देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर होना चाहिए, है ना, शोषक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैसे भी केस हो जाएगा। आप सभी को पता है आज की डेट में किसी बच्चे को कोई छू नहीं सकता, कोई भी टीचर हो, कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका क्या हो गया, आजकल अपराध की श्रेणी में आ जाता है, और दंड दिया जाता है, सस्पेंड हो सकता है इंसान। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफलाइन पारंपरिक शिक्षण का उदाहरण है? ऑफलाइन बोल रहा है दोस्तों, मुक्स, स्वयं, चॉक एंड टॉक। देखिए, चॉक एंड टॉक साफ साफ है, चॉक का प्रयोग करो और बात करो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी मुक्स के बारे में बता चुका हूँ मैं, स्वयं के बारे में बता चुका हूँ, कोर्सेरा के बारे में भी बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है सीखने के प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार यदि किसी कार्य को करने से छात्र को सुखद परिणाम या संतोष मिलता है तो वो क्या है? उस कार्य को दोबारा कभी नहीं करेगा। अरे भाई, सुखद मिला तो करेगा। उस कार्य को, व्यवहार को जल्दी से दृढ़ता से सीख जाएगा, मानसिक रूप से विचलित हो जाएगा या सीखना बंद कर देगा। ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी, बी सही है। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जिस कार्य का परिणाम सकारात्मक या संतोषजनक होता है, मानव हो या बच्चा हो, उसे बार बार दोहराता है और तेजी से सीखता भी है दोस्तों।
जो ईजिली हो जाता है और उससे जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो कोई भी हो उसे बार बार दोहराता है दोस्तों। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में उपयोग किया जाने वाला जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन, पोर्टफोलियो असेसमेंट का प्राथमिक लाभ क्या है। उच्च शिक्षा में उपयोग किया जाने वाला पोर्टफोलियो मूल्यांकन का प्राथमिक लाभ क्या है। यह केवल सत्र के अंत में 1 घंटे का टेस्ट लेना है। इस समय के साथ छात्रों के कार्यों, प्रगति और रचनात्मक का एक व्यवस्थित और संचारी रिकॉर्ड रखता है। इसमें केवल रटने की कला की जांच होती है, ये तो गलत है। इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाता है और क्योंकि उसे कॉपियाँ नहीं जांचनी पड़ती, ये भी गलत, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से सही दोस्तों। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो छात्र के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का एक क्या होता है, संग्रह होता है। उस जो उसके कौशल विकास, रचनात्मक और शैक्षणिक यात्रा के क्रमिक विकास को क्या करता है, दर्शाता है। एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट दोस्तों, जिसमें सभी जानकारी बच्चों की रहती है, खास करके उसके जो जो स्किल है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो क्रिएटिविटी है, या उसका ओवरऑल जो शैक्षणिक जो एकेडमिक है, वो सभी चीज़ों का एक प्रकार से व्यवस्थित विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बताता है दोस्तों, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो मैं हमेशा की भांति आपको फिर से बोलूँगा, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, ताकि हमसे जुड़ करके और भी लोगों का मदद हो सके। जो लोग महंगी कोचिंग नहीं जा सकते, या जो लोग के पास, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या कहीं और कार्य में लगे हुए हैं, जिनको पढ़ाई के समय नहीं है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो कभी भी कहीं भी बैठ करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया होगा तो आपने, और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा। इसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एक क्लास दूसरे पर आधारित रहती है, इसलिए सभी क्लासेस को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आगामी समय में शिक्षक भर्ती होने के लिए, तो शिक्षक भर्ती की भी यहाँ पे पूर्णतः क्लास दी जाएगी आपको। टीचर भर्ती के लिए भी, सब इंस्पेक्टर की मेंस की तैयारी भी पूर्ण करवाई जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो CGPSC है और व्यापम में जो अन्य एग्जाम्स होंगे, प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, उसके लिए भी यहाँ पे फुल आपकी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।